नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के पशुधन को पढ़ रहे थे और राजस्थान के पशुधन में दोस्तों हमने कई पशुओं की चर्चा है वो कर ली है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमें आगे देखिए शुरुआत करते हैं आपके सामने ऊंट नस्ल को, यानी ऊंट है, इस ऊंट की क्या विशेषता है, इनकी कौन कौन सी नस्लें प्राप्त होती है और ऊंट से संबंधित यानी ऊंट जो पशु है इनसे संबंधित राजस्थान में आपसे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो पर और वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, देखिए शुरुआत करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से ऊंट के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है ऊंट और इस ऊंट को आप उस्टर के नाम से भी पुकार सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऊंट या उस्टर की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, ऊंट का यदि वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वैज्ञानिक नाम क्या प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम है वो प्राप्त होगा आपके सामने देखिए कैमलस है आपके सामने डोमेडेरियस है। देखिए दोस्तों, यहां से आप ध्यान रखेंगे कि ऊंट है, इस ऊंट को ही उस्टर बोलते हैं और इसी उस्टर या ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम क्या प्राप्त होगा, कैमलस डोमेडेरियस है वो प्राप्त होगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस ऊंट से संबंधित आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो भारत में इसकी संदर्भ में बात करें कि ऊंट की भारत के संदर्भ में यदि अपन बात करें तो देखिए दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा ऊंट कहां पाया जाता है, तो भारत में देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा अगर ऊंट देखें तो हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा ऊंट कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में, और राजस्थान के बाद में दूसरा नंबर आ जाता है हमारे गुजरात राज्य का। उसके बाद में देखो दोस्तों, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट की बात करें तो सर्वाधिक ऊंट तो पाए जाते हैं हमारे बाड़मेर में, और न्यूनतम ऊंट की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम ऊंट कहां पर प्राप्त होते हैं, प्रतापगढ़ जिले में। यानी भारत में सबसे ज्यादा ऊंट है वो राजस्थान और राजस्थान के बाद में गुजरात, लेकिन दोस्तों राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, बाड़मेर जिले में, और न्यूनतम कहां पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर राजस्थान में हम पशुगणना के अनुसार देखें दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपके सामने 19वीं पशुगणना है, 19वीं पशुगणना, और 19वीं पशुगणना के तहत देखा जाए तो राजस्थान में दोस्तों ऊंटों की संख्या है वो कितनी प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे 3.26 लाख, कितनी 3.26 लाख है, यानी राजस्थान में 19वीं पशुगणना के तहत ऊंटों की संख्या थी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर 20वीं पशुगणना की बात करें तो 20वीं जो पशुगणना है दोस्तों, 20वीं जो पशुगणना है, इस 20वीं पशुगणना के तहत देखें तो राजस्थान में दोस्तों ऊंटों की संख्या है वो कितनी हो गई, तो याद रखिएगा दोस्तों 2.13 लाख, कितनी हो गई, 2.13 लाख है वो आपके सामने 20वीं पशुगणना के तहत आपके सामने ऊंटों की संख्या। देखो मित्रों, यहां से आप देखोगे तो भाई 19वीं पशुगणना में तो 3.26 लाख थी, 3.26 लाख थी, लेकिन 20वीं पशुगणना में आते ऊंटों की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई, 3.26 है और यहाँ पर 2.13 लाख है। तो ऐसी स्थिति में मेरे को आप ये बताओ कि दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों ऊंटों की संख्या में वर्तमान 2020 में यानी देखें तो 20वीं पशुगणना में 19वीं पशुगणना की तुलना में क्या हुई है, कमी हुई है। दोस्तों क्या हो रही है, आपके सामने कमी हो रही है, और वो कमी आपके सामने कितने प्रतिशत की हो रही है,
तो याद रखोगा 34.69% की। कितनी? 34.69% की राजस्थान के ऊंटों में कमी हो रही है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊंट यानी उस्टर, जिसको आप कैमल भी बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम देखिए कैमल से याद रखो, कैमलस, कैमलस ड्रोमेडेरियस। फिर आप ध्यान रखें कि भारत में सबसे ज्यादा ऊंट कट पाया जाए, तो भारत में सबसे ज्यादा ऊंट कट पाया जाए है राजस्थान में, राजस्थान के बाद में गुजरात में। और राजस्थान में देखें तो राजस्थान में हमारे बाड़मेर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, न्यूनतम आपकी प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। लेकिन 19वीं पशु गणना में देखें तो 3.26 लाख थे, और 20वीं पशु गणना में आते संख्या कितनी होगी? 2.13। यानी आप देखिए 3.26 19वीं पशु गणना में याद रखो, 3 में से आप 1 कम कर दो, 2 बचेगा, और 26 के आप आधे कर दो, कितनी बचेंगे? 13। तो यहाँ पर 20वीं पशु गणना में 2.13 लाख है वो आपके सामने ऊंट है वो हो चुके। अब कमी हुई है या वृद्धि हुई है? तो दोस्तों याद रखना ऊंट में क्या हुई है? कमी हुई है, और कितने की? 34.69% की। अब देखो इस ऊंट की बात करें तो दोस्तों ऊंट में रोग कौन सा लगता है? ऊंट में रोग वो कौन सा लगता है? तो याद रखिए दोस्तों ऊंट में कौन सा रोग है वो पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊंट है, इस ऊंट में कौन सा रोग है वो पाया जाता है। दोस्तों अगर ऊंट की बात करें कि ऊंट है, इस ऊंट में कौन सा रोग है वो पाया जाता है, तो याद रखेंगे कि ऊंट में एक रोग पाया जाता है, और उस रोग का नाम है सर्रा रोग। कौन सा रोग है? सर्रा रोग है, जो आपके सामने प्रोटोजोआ जनित रोग माना जाता। प्रोटोजोआ जनित रोग, याद रखना इस बात को। यानी सर्रा रोग है वो पाया जाता है, और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। उसके बाद में देखो दोस्तों आगे हम बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ऊंट है, इस ऊंट को कहा जाता है आपके सामने मारवाड़ का रेगिस्तान, सॉरी मारवाड़ का जहाज, या फिर अपन कह सकते हैं रेगिस्तान का जहाज। मारवाड़ का जहाज, रेगिस्तान का जहाज, या मरुस्थल का जहाज। देखिए दोस्तों यहां से आप ध्यान रखें कि ऊंट है, इस ऊंट को देखिए मरुस्थल का जहाज है, रेगिस्तान का जहाज है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल का या रेगिस्तान का जहाज है वो कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आपसे ये कहा जी कि कैमल मैन है वो किसे कहा जाता है? कैमल मैन, कैमल मैन, तो याद रखेंगे कैमल मैन कहा जाता है अशोक टांक को। किसको कहा जाता है? अशोक टांक को। दोस्तों इस अशोक टांक से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में कैमल मैन किसे कहा जाता है, तो कैमल मैन कहा जाता अशोक टांक को। और अशोक टांक की बात करें तो दोस्तों ये कौन से जिले से संबंधित है, तो याद रखिएगा पुष्कर अजमेर से, पुष्कर अजमेर से। और यहीं से एक क्वेश्चन आप और भी ध्यान रख सकते हो कि पुष्कर अजमेर में सबसे ज्यादा ऊंटों की बिक्री होती है। सबसे ज्यादा ऊंटा की बिक्री कहाँ होती है, तो याद रखोगा कि ऊंटों की बिक्री सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो याद रखोगे पुष्कर अजमेर में। और यहाँ पर ही आपके सामने दोस्तों ऊंटों का मेला लगता है। पुष्कर अजमेर में ऊंटों का क्या लगता है? मेला लगता है। तो कैमल मैन कहा जाता अशोक टांक को। किसको कहा जाता है? अशोक टांक को कहा जाता है। और इसका संबंध कौन से स्थान से है? पुष्कर से है। कौन से जिले से है? अजमेर से। और उसके बाद में ऊंटों की सबसे ज्यादा बिक्री कहाँ होती है, तो याद रखोगा पुष्कर अजमेर में होती है। कहाँ होती है? पुष्कर अजमेर में। और उसके बाद में ऊंटों का मेला कहाँ लगता है, तो ऊंटों का सबसे बड़ा जो रंगीन मेला है दोस्तों, ऊंटों का जो रंगीन मेला है जो पुष्कर अजमेर में लगता है, ये अजमेर पुष्कर में यहाँ पर ये मेला लगता है। उसके बाद में आपसे ये कहा जाएगा कि कैमल सफारी। दोस्तों अगर कैमल सफारी की बात करें तो कैमल सफारी है वो आपके सामने कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो याद रखोगे समगांव। दोस्तों समगांव।
और समगांव की बात करें तो समगांव आपका कौन से जिले में है? जैसलमेर में। यानी समगांव जैसलमेर है जो आपके सामने कैमल सफारी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस कैमल या ऊंट की बात करें तो आपसे ये कहा जाएगा कि ऊंट महोत्सव। अगर ऊंट महोत्सव की बात करें दोस्तों तो ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। देखिए दोस्तों, मैं सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको ऊंट से संबंधित बता रहा हूं। सबसे पहले आपने ध्यान किया कि ऊंट उस्टर या कैमल, इसका वैज्ञानिक नाम कैमलस ड्रोमेडेरियस है। फिर याद रखिए, भारत में सबसे ज्यादा कट पाया जाही राजस्थान में, फिर गुजरात में, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर में, न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में। 19वीं पशु गणना में पशु इसे ऊंट की संख्या कितनी थी? 3.26 लाख थी। 20वीं पशु गणना में आते इनकी संख्या में क्या हो गई? कमी हो गई। कितने की हो गई? 2.13 लाख की। अब वृद्धि हुई या कमी हुई? तो याद रखो दोस्तों, क्या हो गई? ऊंट में वर्तमान में कमी हुई है। कमी कितनी प्रतिशत की? 34.69% की कमी होगी। इतनी बात याद कर ली। फिर देखो, रोग कौन सा लगता है ऊंट में? तो रोग याद रखो, सर्रा रोग। सर्रा रोग किस प्रकार का रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। उसके बाद में इसको देखिए, मरुस्थल की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र में आता है, तो इसको मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। फिर कैमल मेन किसको कहते हैं? अशोक टांग को कहते हैं, जो पुष्कर अजमेर जिले से संबंधित है। इसी पुष्कर अजमेर में ऊंटों की सबसे ज्यादा बिक्री हुआ है। ऊंटों का मेला भी कहाँ लगता? पुष्कर अजमेर में लगता है। कैमल सफारी कहाँ प्रसिद्ध है? समगांव जैसलमेर में। कहाँ है? समगांव जैसलमेर में। फिर ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ऊंट महोत्सव है दोस्तों आपके सामने कहाँ का? बीकानेर का। उसके बाद में देखो, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बहुत सारी चीजें हैं इस ऊंट में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट जरूर करें, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ कितने स्टूडेंट इसमें रुचि ले रहे हैं। तो दोस्तों, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। देखो, यहां से अपन बात करते हैं कि देखिए, ऊंटों का देवता। देखो, यहां से ऊंटों का देवता कौन है? तो याद रखोगा, पाबू जी। ऊंटों का देवता किसको कहा जाता है? आपने पाबू जी को कहा जाता है। यानी ऊंटों का देवता किसको कहा जाता है? तो ऊंटों का देवता वो पाबू जी को कहा जाता है। दोस्तों, अगर ऊंट बीमार हो जाता है, यानी ऊंट क्यों जा बीमार हो जा, तो ऊंट बीमार होने पर पाबू जी की फड़ बांची जाए। क्या बांची जाए? पाबू जी की फड़। और जब पाबू जी की फड़ बांचते हैं तो ये ऊंट का जो रोग होता है, वो रोग है वो इनका दूर हो जाता है। तो याद रखना कि ऊंटों का देवता किसे कहा जाता? पाबू जी को कहा जाता। ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा करी जा, पाबू जी की फड़ है वो बांची जाती है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में देखो मित्रों, यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, जो आपसे इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी ऊंटों का देवता पाबू जी को कहा जाता है, लेकिन ऊंटों की देवी किसको कहा जाता है? ऊंटों की देवी। दोस्तों याद रखियो, ऊंटों की देवी कहा जाता है अंता देवी को। कौन सी देवी को? अंता देवी। आपने एक अंता देवी है, ये अंता देवी को मंदिर है वो बीकानेर जिले में। कौन से जिला में है? बीकानेर में। तो ऊंटों की देवी तो है अंता देवी। दोस्तों याद रखना, ऊंटों की देवी तो है देवी अंता देवी बीकानेर में, और ऊंटों का देवता है वो पाबू जी। यानी ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ है वो बांची जाती है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ अंचल में या मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता? सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? ध्यान रखिए इस बात को कि मारवाड़ क्षेत्र में या मारवाड़ अंचल में सर्वप्रथम ऊंट लाने को काम कौन करे हो? पाबू जी करे हो। कौन करे हो? पाबू जी। यानी आपने राजस्थान का मायने मारवाड़ क्षेत्र में पाबू जी सौ पहले ऊंट लिया, और ऊंट बीमार हो जा तो ई पाबू जी की फड़ बांची जा है।
की बाची जाए, पाबूजी की फड़ बाची जाए। और ऊंटों का देवता हो गया पाबूजी और ऊंटों की देवी होगी अंता देवी, जिसका मंदिर है बीकानेर में। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखो ऊंट पालक जाति की बात करें। देखिए ऊंट पालक जाति, यहां पर आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को याद रखिए मित्रों। ऊंट पालक जाति, तो दोस्तों ऊंट पालक जाति में देखें तो एक तो आती है आपके सामने राइका, राइका, वह एक आती है रेबारी, राइका और रेबारी, यानी राइका और रेबारी दो जनजाति हैं जो आपके सामने ऊंट पालक जनजाति या जाति की श्रेणी में आती है। तो देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऊंट पालक जाति कौन सी है। एक तो है राइका और एक है रेबारी। देखो रैसा राइका, रैसा रेबारी, लेकिन राइका तो देखिए कहां पर पालती हैं इस ऊंटों को, तो याद रखोगा मारवाड़ में। वो क्वेश्चन बहुत बार पूछ हो जाए। और रेबारी की बात करा तो रेबारी है वो कहां से होगी, तो याद रखोगा मेवाड़ से। यानी मारवाड़ क्षेत्र में तो राइका जाति है वो ऊंट को पालती है, और मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी जाति पाला है, तो रेबारी जाति। इन ध्यान में रखोगा। देखो रा और यहाँ पर है रे, दो शब्द है यहाँ पर मारवाड़ और इजा है मेवाड़, यानी मेवाड़ मारवाड़, रेबारी राइका। मैं देखिए मेवाड़ में में एक ही मात्रा आ रही है, मे की मात्रा एक ही मात्रा, और रेबारी में भी एक ही मात्रा आ रही है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मेवाड़ यहाँ पर रेबारी, तो मैं देखो एक ही मात्रा आ रही है, रे में एक ही मात्रा आ रही है, मारवाड़ में आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, और राइका में आ की मात्रा आ रही है, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो ऊंट पालक जाति आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछेगा कि बुड्ढा ऊंट क्या कहलाता है। देख रहे कि थारो बुड्ढा ऊंट, बुड्ढा ऊंट की बात करें तो बुड्ढा ऊंट को क्या कहा जाता है, तो याद रखोगा उसको पाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुड्ढा ऊंट है, इस बुड्ढा ऊंट को क्या कहा जाता है, पाकट, सॉरी पाटक लिख दिया मैंने, पाकट है। बुड्ढा ऊंट है, इस बुड्ढा ऊंट को क्या कहा जाता, पाकट कहा जाता। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि राइका रेबारी है, रेबारी मेवाड़ क्षेत्र में आ जाएगी, राइका मारवाड़ में, ये ऊंट पालक जाती है। लेकिन इसमें आपको ये पूछ लिया जाए कि बुड्ढा ऊंट क्या कहलाता है, तो याद रखोगा बुड्ढा ऊंट है वो पाकटे कहलाता है। उसके बाद में देखो आगे चलते हैं, तो यहाँ से आपसे और क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाएगा कि जो ऊंट होता है, देखिए ऊंट के साथ चलने वाला व्यक्ति, ऊंट के साथ चलने वाला व्यक्ति, चलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। ऊंट के साथ चल जो व्यक्ति, यानी कई बार देखो कुनियों के ऊंट ओवर भी ऊंट का यहाँ एक मुरी ओवर भी मुरी ने पकड़ के एक भी का सागर सागर चाल भूख रहे, उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखोगा कि ऊंट के साथ चलने वाला व्यक्ति है वो कतरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, कतरिया कहलाता है। याद रखियो कि ऊंट के साथ चलने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, कतरिया कहलाता है। उसके बाद में याद रखोगा, उसके बाद में याद रखोगा कि ऊंट के साथ चलने वाला व्यक्ति कतरिया कहलाता है। लेकिन ऊंटों की जो सेना होती है, ऊंटों की सेना, दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ से कि ऊंटों की जखी सेना है वे सेना ने के नाम से पुकारियो जाए, यानी ऊंटों की जो सेना है उस सेना को कहा जाता है गंगा रिसाल। के कहा है, गंगा रिसाल, यानी गंगा रिसाल किसे कहा जाता है, तो याद रखोगा कि गंगा रिसाल है वो किसको कहा जाता, ऊंटों की सेना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऊंटों की सेना को ही गंगा रिसाल कहा जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से आपसे पूछेगा कि ऊंट की जो खाल होती है, ऊंट की जो खाल होती है और उस खाल से, देखो यहां से आप ध्यान रखोगा कि ऊंट की जो खाल है, ऊंट की जो खाल होती है उस खाल से देखो वस्त्र भी बनाया जा और एक अलावा बर्तन भी बनाया जा। ऊंट की खाल से जो वस्त्र बने हैं, जो बर्तन बने, बर्तन ने तो के बोला और वस्त्र ने के बोला, तो देखो याद रखोगा कि वस्त्र को तो किस नाम से पुकारा जाता है, वस्त्र को तो किस नाम से पुकारा जाता, जब तो याद रखोगा बाखली। क्या याद रखोगे, बाखली, यानी वस्त्र तो कहलाता है मित्रों बाखली। और बर्तन की बात करें तो बर्तन को कहा जाता आपके सामने कुंपी, कुंपी या कॉपी,
याद रखोगा अकोपी या कोपी, यानी ऊंट की देखिए खाल हुआ है और खाल को नहीं होगे भी ऊंट की खाल से देखा वस्त्र बने ने, वह वस्त्र तो कहलावे ही बाखली, बाख है ली, और बर्तन क्या कहलाते, कुंपी या कोपी कहलाते। और दोस्तों आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा, यानी जब आप ऊंट देखते हो तो ऊंट की जो खाल होती है, ऊंट की देखिए खाल बने, और भी खाल पर आपने चित्र देखे होंगे कई बार, यहाँ का मूरिया मंडेड़ा, कोई गोल चक्रियो मंडेड़ो, कट त्रिशूल मंडेड़ी, कट्ठे सातियों मंडेड़ो, कट्ठे नाम मंडेड़ो, ऐसा आपने देखा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन होता है, चित्रांकन, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन या नक्काशी, नक्काशी, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन या नक्काशी हो ना, भी नक्काशी ने या चित्रांकन ने बोला दोस्तों पुस्तकला, के बोला हाँ पुस्तकला। और अब पुस्तकला कई बार एग्जाम में पूछी जाए, यानी ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन हुआ है बिन के बोला हाँ, बिन का वहां पुस्तकला। पुस्तकला आपने राजस्थान में कौन से जिला की प्रसिद्ध है, तो याद रखोगा बीकानेर जिला की। देखो कत्ती चीज हमने पढ़ ली यहाँ से, के चीज पढ़ी कि ऊंट ने मरुस्थल का जहाज, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। केमल मेन अशोक टांग को पुष्कर अजमेर से इसका संबंध है। ऊंटों की बिक्री से ज्यादा पुष्कर अजमेर में, वह ऊंटों का मेला है वो अजमेर में लगता है। केमल सफारी आपके समगांव जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर का है। और रोग इसमें सर्रा लगता जो प्रोटोजुआ जनित रोग है। और उसके बाद में मारवाड़ अंचल में सौ पहली ऊंट लाना को जो श्रेय है वो किन दियो जाए है, पाबूजी दियो जाए। और यहाँ से ध्यान रखो कि ऊंटों का देवता कौन है, तो ऊंटों का देवता है पाबूजी। और ऊंट बीमार हो जा जना की फड़बाची जा पाबूजी की। और ऊंटों की देवी कौन है, तो ऊंटों की देवती दोस्तों देवी है वो आपके सामने अंता देवी है, और कहाँ की है, बीकानेर की। फिर ऊंट पालक जाति कौन सी है, रायका रेबारी। रायका का संबंध है मारवाड़ से, रेबारी का संबंध है मेवाड़ से। फिर ऊंट की खाल से जो वस्त्र बने भी, वस्त्र ने तो बोला बाखली, बोखली से याद रखो कि ऊंट की खाल से जो वस्त्र बने वह वस्त्र बोखली का बने, कि का बने, बोखली का। बोखली का मतलब बाखली। और इनकी ऊंट की खाल से जो बर्तन बनते हैं उन बर्तन को कहा जाता है कुंपी। कुंपी को नहीं होके कबंदी मारवाड़ी बहन की, तो याद रखो कुंपी या कोपी। और उसके बाद में ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन होता है या जो नक्काशी होती है, जो मारना मांडा जाना, वह मारना ने बोला हाँ पुस्तकला। पुस्तकला आपने कट्ठे की प्रसिद्ध है, तो याद रखोगा बीकानेर की। कट्ठे की प्रसिद्ध है बीकानेर की। उसके बाद में देखो बुड्ढा जो ऊंट हो, बुड्ढो ऊंट, एक तो जवानी हुआ एक बुड्ढो है। तो बुड्ढा में जवान में अलग ही फर्क हुआ है। तो बुड्ढा ऊंट ने क्या बोला, पाकट बोला, क्या बोला, पाकट है। और ऊंट के साथ चलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कतरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, कतरिया। और ऊंट की सेना क्या कहलाती है, गंगा रिसाल या गंगा रिसाला कहलाती है। क्लियर है। और उसके बाद में मैंने बता दिया कि ऊंट महोत्सव बीकानेर का, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से बता दी। अब देखो यहाँ से इनका साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ दोस्तों आप अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करते जाइएगा, साथ के साथ आप शेयर करते जाइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आगे चले हम। अब देखो आगे चलते हैं, इसी ऊंट से संबंधित और क्या चीज आपसे पूछी जाएगी। बहुत सारी चीज जुड़ेगी ही ऊंट से। अब देखो यानी आपने जो ऊंट हुआ है, और भी ऊंट का जो गला होता है, गला का आभूषण, यानी कई बार देखा को नहीं कि ब्याह शादी का मायने ऊंट हुआ है, वो ऊंट एकदम सजेड़ो आवे, बीन कम सजा लेकिन ऊंट ने बहुत ज्यादा सजा की आवे। तो याद रखूंगा कि ऊंट का जो गला होता है, ऊंट के गले का जो आभूषण होता है, उस आभूषण को क्या बोलते हैं, तो याद रखूंगा गोरबंद के नाम पुकारे जाए। गोरबंद नाम सुने दो, गोरबंद। एक तो गोरबंद गीत भी आवे, गोरबंद एक गीत भी है। और एक आपके सामने गोरबंद है, ये ऊंट के गले का आभूषण है। क्या है, ऊंट के गले का आभूषण है, वो गोरबंद कहलाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इन्हें याद रखियो।
कि ऊंट के गले का आभूषण है वो गोरबंद कहलाता है, और गोरबंद एक गीत भी आवे। उसके बाद में याद रखो कि ऊंट का जो श्रृंगार हुआ है, ऊंट का श्रृंगार भी, श्रृंगार का मैंने कौन कौन सी चीज आवे तो याद रखोगा, एक तो नाम आ मूर्खा, क्या आवे मूर्खा, और एक आवे तंग, और एक आवे है गिरबाण, क्या आवे है गिरबाण। देखो मूर्खा जा, तंगा जा, गिरबाणा जा, ये सारी की सारी की ऊंट के श्रृंगार से जुड़ी है। मूर्खा, तंग, गिरबाण, ये सारी की सारी की है ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त करी जाने वाली चीजा के ही। तो याद रखोगा कि ऊंट के गले का जो आभूषण है उनको गोरबंद बोलते हैं, और ऊंट का जो श्रृंगार होता है उस श्रृंगार में आपका मूर्खा है, तंग है, यानी मूर्खा है, तंग है, और तंग के अलावा देखें तो दोस्तों आपके सामने गिरबाण है, और गिरबाण के अलावा भी देखा तो दोस्तों एक पिल्लाण उड़ा हुआ है, क्या है पिल्लाण। तो इन्हें भी याद रखियो, पिल्लाण, पिल्लाण, ठीक है। यानी ऊंट के श्रृंगार के लिए मूर्खा, तंग, गिरबाण और पिल्लाण का प्रयोग है वो किया जाता है। अब देखो दोस्तों आगे इस ऊंट से संबंधित आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने जो ऊंट हुए हैं और भी ऊंट का ही एक देखा तो ऊंटनी को भी नाम आवे, क्या है ऊंटनी को। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऊंटनी को देखो दूध हो ना, ऊंटनी को दूध, क्या को दूध, ऊंटनी को दूध। ये ऊंटनी का दूध को दोस्तों दही कौन जम है, कि कौन जम है, दही नहीं जमता है। याद रखिए इस बात को, दही नहीं जमता है, ऊंटनी के दूध का दही नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता, क्योंकि इको जो को दूध हो ना, भी दूध का मायने कैल्शियम, कैल्शियम है वो किस प्रकार में रहता है। तो याद रखना कि ऊंटनी का जो दूध होता है इस ऊंटनी के दूध से दही नहीं जमता है, यानी ऊंटनी के दूध से दही नहीं जमता है। और इसके दूध में जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम दोस्तों किस प्रकार का होता है, तो याद रखना है आपको कि ये मुक्त अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, मुक्त अवस्था में होता है। जड़ ऊंटनी का दूध को दही को नहीं जमना, और इसका जो दूध है वो दूध बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देता है, बहुत ही ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों याद रखना कि अगर कोई डायबिटीज का शिकार है, डायबिटीज या मधुमेह है, रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है, डायबिटीज या मधुमेह, इसके अलावा याद रखोगा यकृत या पलिया यहाँ का कोई रोग ही, यानी डायबिटीज, मधुमेह है, यकृत, पलिया रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, यानी रोग से कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, तो भी पीड़ित व्यक्ति को इलाज करना के लिए ऊंटनी को दूध दियो जाए। याद रखियो कि ऊंटनी का दूध से दही नहीं जमे, और दूध से दही क्यों कौन जमे, क्योंकि एक दूध का मायने कैल्शियम है वो मुक्त अवस्था में रहे, क्या में रहे, मुक्त अवस्था में रहता है। और ऊंटनी का जो दूध है वो किसके लिए उपयोगी, किसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखो डायबिटीज, मधुमेह, यकृत, पलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, इनके उपचार में ऊंटनी को दूध वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। याद रखिए इस बात को। और देखो ऊंटनी को दूध है, ऊंटनी को जो दूध है वो दूध बीकानेर जो डेयरी है, इस बीकानेर डेयरी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। लियायो अगर खाने चाहिए ना तो ऊंटनी को दूध है वो दूध लियायो बीकानेर डेयरी के द्वारा संचालित कर रखा। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने तो इतना तक कह दिया, याद रखो कि सर्वोच्च न्यायालय, आपने जो सर्वोच्च न्यायालय ना, सर्वोच्च न्यायालय, इस सर्वोच्च न्यायालय ने तो 2000 में ये बात भी कह दी कि ऊंटनी का दूध है वो मानव शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, मानव शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा ऊंटनी का दूध। तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 में ये बात कही थी। क्लियर हुई इतनी बात, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? मैंने क्या बताया आपको कि ऊंट का जो गला है उस गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है, गोरबंद एक गीत भी आता है। फिर ऊंट का श्रृंगार में मूर्खा, तंग, गिरबाण, पिल्लाण का प्रयोग होता है। ऊंटनी का जो दूध होता है उससे दही नहीं जमता, ऊंटने के दूध से दही नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि इसके दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में रहता है।
फिर याद रखो कि ऊंटनी का जो दूध है वो बीकानेर डेयरी के द्वारा संचालित है। ऊंटनी का दूध है, इसका प्रयोग डायबिटीज, मधुमेह या कर्तपल्या रोग से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 में क्या कहा था, तो याद रखोगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 में कहा था कि ऊंटनी का दूध है वो मानव शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में देखो दोस्तों, यहां से और आगे हम चर्चा करें, सागे सागे लिख लियो जरूर, और एक बार परीक्षाओं पे ली थी पढ़ के चले जाओ, एक मायने से कोई भी क्वेश्चन 12 को नहीं आओगे। और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। देखो आगे और चर्चा करें इस ऊंट की। देखो दोस्तों, अगर ऊंट से आपसे कहा जाए कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की बात करें कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है, तो यहां पर सबसे पहले याद रखोगा कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र, यानी केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखोगा जोहड़बीड़, कौन सो बीड़, जोहड़बीड़, और वो बीड़ कटे है तो याद रखोगा बीकानेर में है, कटे है बीकानेर में। तो याद रखो कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है ये जोहड़बीड़ बीकानेर में। और दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे केंद्रीय जो ऊंट प्रजनन केंद्र है ये जोहड़बीड़ बीकानेर में, तो यहाँ पर 5 जुलाई 1984 को, यानी 5 जुलाई 1984 को याद रखना, 5 जुलाई 1984 को, यानी भारतीय यानी यहां से आपसे पूछेगा कि 5 जुलाई 1984 ईस्वी में, यानी जो भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, याद रखना इस बात को, कृषि अनुसंधान परिषद। तो यहां से देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इस परिषद के द्वारा यहां पर देखो गिद्ध कंजर्वेशन शुरू किया गया है। क्या गिद्ध कंजर्वेशन है वो शुरू किया गया है, याद रखियो इस बात को। यानी यहां से के पूछा बताना है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। और जोहड़बीड़ बीकानेर में यानी 5 जुलाई 1984 को जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इनके द्वारा गिद्ध कंजर्वेशन है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। क्लियर हो इतनी बात। उसके बाद में देखो यहां से आपसे पूछेगा कि ऊंट के लिए, यानी आपसे ये कहा जाएगा कि ऊंटों के संरक्षण के लिए, ऊंटों के संरक्षण के लिए, यानी हमारा जो राजस्थान का जो जयपुर जिला है, इस जयपुर जिले में दोस्तों आपके सामने क्या किया गया है कि यहाँ पर ऊंट संरक्षण केंद्र की स्थापना है वो की गई है। यानी ऊंट संरक्षण केंद्र देखा जाए तो दोस्तों ऊंट संरक्षण केंद्र कहां पर है, तो याद रखोगा आपने जयपुर जिला में, और यहाँ पर ऊंटों के संरक्षण के लिए ये ऊंट संरक्षण केंद्र है वो स्थापित किया गया। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखो आगे चलते हैं इस ऊंटों की कुर्बानी से संबंधित। दोस्तों पहले ऊंटों की कुर्बानी है वो बहुत ज्यादा दी जाती थी। ऊंटों की कुर्बानी, कुर्बानी तो जानो हो ना, यानी ऊंटा ने काटा पीटा ज्यादा जाता था, ठीक है ना। तो ऊंटों की कुर्बानी के लिए दोस्तों कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो याद रखोगा आपने टोंक जिला है। और टोंक में एक महल आवा जिसका नाम है मुबारक महल। कौन सा महल है, मुबारक महल। ये मुबारक महल जो राजस्थान का टोंक जिला में है, ये आपके सामने ऊंटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। ऊंटों की कुर्बानी के लिए मुबारक महल है प्रसिद्ध टोंक जिले में। क्लियर इतनी बात। उसके बाद में देखो यानी यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि ऊंट वध अधिनियम, देखो ऊंट वध यानी ऊंटा ने काटने से बचाने के लिए एक अधिनियम वो लागू करो दोस्तों, ऊंट वध अधिनियम।
यानी ऊंटवध अधिनियम की बात करते हैं तो वो अधिनियम दोस्तों देखिए राजस्थान में कब लागू किया गया था, तो याद रखूंगा 2014 में। यानी ऊंटवध अधिनियम में वो कब लागू किया गया, 2014 में लागू किया गया था। लेकिन इसमें राष्ट्रपति ने इसको जो स्वीकृति प्रदान की गई थी दोस्तों, वो स्वीकृति है वो कब प्रदान की गई, 21 दिसंबर 2014 को। दोस्तों याद रखना 21 दिसंबर 2014 को, 21 दिसंबर 2014 को यानी राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति या वो प्रदान कर दी। यानी यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऊंटवध अधिनियम, यहां पर ऊंटवध अधिनियम यानी ऊंट के वध को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया था और ये अधिनियम पारित होता दोस्तों 2014 में। लेकिन इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दे दी, तो याद रखूंगा राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी गई थी 21 दिसंबर 2014 को। तो ये ऊंटवध रोक अधिनियम 2014 जिसमें राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी 21 दिसंबर 2014 को। अब दोस्तों देखो यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम जिस ऊंट को पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस ऊंट को अभी आपके सामने राज्य पशु का दर्जा है वो दे रखा है, राज्य पशु का, और राज्य पशु का दर्जा है वो इसको एक विरासत के रूप में दिया गया है। यहां से कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यहां से कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होगी। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि राज्य पशु का दर्जा इस ऊंट को एक विरासत के रूप में दिया गया, यानी राजस्थान का राज्य पशु एक विरासत के रूप में इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये दर्जा इसको कब दिया गया था, तो याद रखूंगा 30 जून 2014 में। 30 जून 2014 में इस ऊंट को विरासत के रूप में राज्य पशु का दर्जा है वो दिया था। याद रख लो इस बात ने, दर्जा दिया था 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को इस ऊंट को राज्य पशु का दर्जा है वो दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसकी जो अधिसूचना जारी की जाती है वो अधिसूचना आपके सामने देखिए कब जारी की गई थी, तो यहाँ पर 2014 में इसकी अधिसूचना है वो जारी कर दी जाती है और 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना है वो जारी की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 19 सितंबर की बात करें, 19 सितंबर 2014 की बात करें तो उस समय इसकी अधिसूचना है वो जारी कर दी, अधिसूचना है वो जारी कर दी। तो यहाँ से मित्रों ये चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान का राज्य पशु है वो राज्य पशु एक विरासत के रूप में किसको बनाया गया है, ऊंट को बनाया गया। कब बनाया गया, इसको दर्जा कब दिया, 30 जून 2014 तो इसको दर्जो दे दियो और इसकी अधिसूचना जारी कब कर दी, 19 सितंबर 2014 ने इसकी अधिसूचना वो जारी की गई। अब देखो मित्रों एक उष्टर प्रजनन प्रोत्साहन योजना आती है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, उष्टर प्रजनन प्रोत्साहन, इसको याद कर लेना आप, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। देखिए यहां से आप ध्यान रखेंगे उष्टर प्रजनन प्रोत्साहन योजना, बहुत ही इंपोर्टेंट योजना भाई याद रखो। ये उष्टर प्रजनन जो प्रोत्साहन योजना है दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये क्यों जारी की गई थी, उष्टर प्रजनन प्रोत्साहन योजना है दोस्तों ये 2 अक्टूबर 2016 को जारी होती है। कब होती है, यानी इसकी शुरुआत होती है आपके सामने 2 अक्टूबर 2016 को। लेकिन इस योजना में क्या बात कही गई थी, देखो ध्यान से समझना इस बात को, और एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है, याद रखना इसको। यानी उष्टर प्रजनन प्रोत्साहन योजना, देखो इसमें उष्टर का मतलब तो याद रहे आपके ऊंट, उष्टर का मतलब होता ऊंट और प्रजनन का मतलब आप समझते हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर प्रोत्साहन योजना, यानी प्रोत्साहन को मतलब कोई ना कोई आपने बेनिफिट हुआ है, कोई ना कोई चीज आपने मिला, प्रोत्साहन राशि बोले अपन, प्रोत्साहन राशि, तो प्रोत्साहन राशि दी जाती है इस योजना के तहत।
ये योजना 2 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। और इसमें क्या होता है कि जब ऊंटनी की क्या होता है, बच्चा होता है, ऊंटनी की क्या होता है, बच्चा होता है, तो बच्चा में देखिए आपके सामने बच्ची भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि ऊंटनी का या तो ऊंट हो जाए या ऊंटनी हो जाए। यानी ऊंटनी की जब बच्चे का जन्म होता है तो ये जन्म के समय ये प्रोत्साहन राशि है वो दी जाती है। तो दोस्तों इस उष्ट्र प्रजनन प्रोत्साहन योजना के तहत ऊंटनी की अगर यहाँ से बच्चा होने पर उसको 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि है वो दी जाती है। कितना रुपए की राशि दी जा, 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि है वह दी जा। और कब दी जा, जब मान लो कि ऊंटनी है और ऊंटनी के यानी बच्चा हो गया या तो बच्चा होगा तो उस समय उसको 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि वो दी जाती है। लेकिन अब प्रोत्साहन राशि एक साथ नहीं दी जाएगी दोस्तों, एक साथ नहीं दी जाएगी। ये जब ऊंटनी का बच्चा होता है और वो बच्चा मान लो कि 0 से लेकर के 1 माह तक का हो गया तो उस समय उनको 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो पहली किस्त के रूप में दी जाती है। यानी आपने कभी देखा होगा कि जो महिलाएं होती है और उनके जब बच्चा होता है तो ऐसी स्थिति में भी 4-5 हजार रुपए की कुछ प्रोत्साहन राशि है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, राज्य सरकार के द्वारा। तो ऐसे ही ऊंटनी के बच्चा होता है तो भी उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और ये पहले किस्त के रूप में जो राशि मिलती है वो 0 से 1 माह के बीच में उनको 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो दी जाती है। जब आपके सामने 9 माह की स्थिति में आती है तो 9 माह में भी उसको कितने रुपए मिलेंगे, 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। और जब वो आपके सामने 18 माह की हो जाएगी तो उस समय इनको 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब उष्ट्र प्रजनन प्रोत्साहन योजना को पढ़ते हैं तो इस योजना का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2016 को। 2 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत होती है। और ऊंटनी के जब बच्चा होता है तो ऐसी स्थिति में उनको 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है कि जब बच्चा 1 माह का हो जाएगा तो उसको 3,000 रुपए की राशि मिलेगी। फिर 9 माह को जनाबी ने 3,000 रुपया मिल जाए और 18 महीना को जनाबी ने 4,000, यहाँ तक कि 10,000 रुपया है वह ऊंटनी जब बच्चों जन्म देवा है तो उस टाइम पर इनको मिलते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारे ऊंट से संबंधित जो भी बातें थी वह बातें आप आज इस वीडियो में पढ़ ली। और अब हम आगे इन ऊंटों की जो नस्लें हैं उन नस्लों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ऊंट की नस्ल आपके सामने कौन कौन सी प्राप्त होती है तो आपने पढ़ा होगा, नाचना है, गोमट है, जैसलमेरी ऊंट है, बीकानेरी ऊंट है। तो ऐसे ऊंट की कई प्रकार की नस्लें आती हैं, उन नस्लों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों आप ध्यान रखें कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और साथ के साथ दोस्तों आप सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं ये आपको कैसी लग रही है, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना सुझाव वो जरूर दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी ऊंट को लेकर, यानी ऊंट जो पशु है इनकी जो आपके सामने नस्ल होगी वो नस्ल कौन कौन सी है इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप इंडियन ज्योग्राफी हैं उनको शुरू कर दीजिए, तो मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी है वो अभी जल्द से जल्द शुरू करने जा रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को साथ के साथ देखिए अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और आपको इंडियन ज्योग्राफी है वो बहुत ही जल्दी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पशुधन के साथ। ठीक है दोस्तों।